सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी। तो आज कार्यक्रम में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं आज की तिथि के साथ, तो आज की तिथि क्या कुछ कहती है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 फागुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज है और 15 मार्च 2024 दिन है शुक्रवार। तो ये आज की तिथि की हमने बात की। और दर्शकों, एक चीज़ और सावधानी आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरुआत हो रही है और जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और सेहत का ध्यान होगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। और आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, क्योंकि आज के दिन में क्या कुछ घटा था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और इतिहास से हमेशा जुड़ा रहना भी ज़रूरी है, इसलिए हम देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कुछ कहता है। और आज के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन 1984 में पोर्ट लुई मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आज ही के दिन आयोजन हुआ था। 1997 में ईरान की पहली बार किसी महिला राजनीतिक को विदेश में नियुक्त किया गया। 2007 की अगर हम बात करें तो वोडाफोन और एसआर के बीच समझौता आज ही के दिन संपन्न हुआ था। 2008 की अगर हम बात करें तो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जेल सुधार एवं मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन सम्मान से के लिए आज ही के दिन चुना गया था। इसके अलावा 2008 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की प्रतिमा इटली के पोसिलियो में स्थापित की गई थी। और 2009 की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अर्जुन अवार्डी गतिका जाखड़ ने लगातार 7वीं बार भारत केसरी खिताब जीता था। तो यह आज की इतिहास की बात हुई और हमने इतिहास आपको बताया, लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे शुभ विचार के साथ। जैसे दिन की शुरुआत सूरज की किरणों के साथ होती है, तो हम आज का कार्यक्रम का आगाज़ भी शुभ विचार के साथ करेंगे। तो शुभ विचार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि शुभ विचार क्या कुछ है। जिंदगी एक रंगमंच है जहां वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। तो ये बड़ी बात है, जीवन में मंगल हो, और इसलिए आपको अपना कर्म करना होगा, पॉजिटिव सोच रखनी होगी। और अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद और जुनून अगर आपके मन में होगी तो निश्चित रूप से आपकी जो तमाम कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज किन विषय पर हम बात करने वाले हैं, दो विषय आपको बता देता हूं। आज हम वित्तीय प्रबंधन कैसे करें इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा बेटियों को खुल के जीने दो और गीत, ये भी इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ वित्तीय प्रबंधन पर बात करने के लिए ओमनाथ शर्मा जी हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर दूरदर्शन। और इसके अलावा मेरे साथ लखन लाल डांडे जी हैं, जो गीतकार हैं, संगीत प्रेमी हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो शासकीय सेवा के बाद उन्होंने अपनी हॉबी को इस तरीके से निखारा कि 70 साल की उम्र में भी वो आज गाने गा रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो उनसे भी बात करेंगे। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले क्योंकि वित्तीय प्रबंधन कैसे करें इस पर हम चर्चा करते हैं। और मेरे साथ ओमनाथ जी हैं। ओमनाथ जी, वित्तीय प्रबंधन की बात आती है तो छोटे से छोटा काम हो, उसमें वित्तीय प्रबंधन नहीं हो तो साफ तौर पर माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं कि धन कहाँ से आएगा। तो क्योंकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिन भर वित्तीय प्रबंधन ही करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करें। वित्तीय प्रबंधन एक परिवार का सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होता है। वित्तीय प्रबंधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी आपकी आमदनी है उसमें से सबसे पहले निवेश करें, बाकी जो बचता है उस पे अपने खर्चे को सीमित करें। ये प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जो भी पैसा आपके पास में बचत होता है, बचत और निवेश दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको निवेश पे ध्यान देना है, निवेश को समझना है, और निवेश किस प्रकार से किया जाता है उसको, उसकी लर्निंग को नॉलेज में कन्वर्ट करना जरूरी है जी। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप और अलग अलग माध्यम से उपलब्ध हैं,
ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचार अपने प्रस्तुत करते हैं। हमें समझना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज एकदम अलग चीज़ होती है। जी, तो इन्फॉर्मेशन है, मतलब सोशल मीडिया से नॉलेज तो मिलता है, लेकिन वो नॉलेज असीमित भी होता है और कई बार वो जानकारी पूरी नहीं होती। यही कारण है कि इसके बाद लगातार इस बात को कहा जाता है कि यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। ओमनाथ जी, जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं जानकारी लेने के लिए, वहाँ पर नॉलेज तो होता है, लेकिन वो असीमित भी होता है और वो एक तरीके से क्लैरिफाइड भी नहीं होता कई बार, और ना ये पता होता है कि जिसने डाला है वो सही डाला है कि नहीं। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि अर्थ को बचाने के लिए वित्तीय प्रबंधन ज़रूरी है, फाइनेंशियल चीज़ें बेस्ट करना है, आपको अपने खर्चे के बाद कुछ पूंजी जो है जमा करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल हर युवा जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ तेज़ी के साथ दौड़ रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हम अपनी शुरुआत कैसे करें। जी। एक आम नागरिक के लिए खुद से इन्वेस्टमेंट को समझना आसान से जो टूल्स हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट तो आसान है, लेकिन जैसे ही वो शेयर मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। खासकर में युवाओं में देखा गया है कि वो शेयर मार्केट के प्रति एक भ्रमजाल में है कि यहाँ पे छोटा पैसा लगा के बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, जबकि वैसा नहीं है। यहाँ पे एक सीमित रिटर्न को अगर आप ध्यान में रख के उचित सलाह के साथ में अगर आप निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में वही पैसा कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका बड़ा हो सकता है। हमें यहाँ पे प्रयोग ना करके एक्चुअल में निवेश करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो एक्चुअल में निवेश करने की तरफ आपको ध्यान रखना होगा और कुछ सावधानियां भी आपको यहाँ पे बरतनी होगी। लेकिन सवाल यही है कि आप कैसे अपना जो धन है वो सही जगह लगा सकते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, इस पर और हम जो है ओमनाथ जी से बारीकी से समझेंगे। लेकिन आज हम हॉबी की बात भी करने वाले हैं गीत के ज़रिए, क्योंकि गीत जो है जीवन में उमंग ले आता है। तो ये उमंग कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने हॉबी को आप अपनी, अगर कई बार कहते हैं ना कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो उम्र कोई पैमाना नहीं होता। और ऐसे ही एक खास तौर पर संगीत प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, लखन जी। लखन जी के पास चलेंगे। लखन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आपका। मैं समझना यही चाह रहा था आपसे, सवाल यही है कि हॉबी थी और अब पूरा शासकीय सेवा से रिटायर्ड होने के बाद अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते हुए आप नज़र आ रहे हैं, तो ये गीतों का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर, मैं बचपन से संगीत का शौकीन रहा हूँ जी। और जब हम छठी सातवीं क्लास में थे तब से हम लोग मोहल्ले के अंदर सभी दोस्त अंताक्षरी बहुत खेला करते थे जी। तो बस उस अंताक्षरी के शौक ने ही हमें संगीत की ओर आगे बढ़ा दिया जी। और आज मैं लगभग बहुत साल हो गए मुझे संगीत में रुचि लेते हुए जी। और इसी के नाते मैं आज भी स्टेज में गाता रहता हूँ, लोग मुझे बुलाते रहते हैं, मैं वहाँ स्टेज शो करता रहता हूँ। और मैं यूँ तो सभी कलाकारों को थोड़ा बहुत गाता हूँ, लेकिन पब्लिक ज़्यादातर मुझसे रफ़ी साहब के नगमे सुनती है। हाँ, नहीं तो हमारे दर्शक भी आपसे रफ़ी साहब के कुछ नगमे सुनना चाहती है, वो कुछ नगमे आप सुनाएं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। तो दर्शकों, हम जो हैं लगातार गीत भी सुनेंगे और थोड़ा सा गले में खराबी आ भी जाती है, कलाकार की पहचान भी यही होती है। आप गला ठीक कीजिए, जब तक हम ओमनाथ जी के पास चलते हैं। ओमनाथ जी से और बारीकियां समझ लेते हैं अकाउंट्स की, कि किस तरीके से आपको वित्तीय प्रबंधन करना है। ओमनाथ जी, आपसे समझना चाह रहा था, आपने कहा कि लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं आजकल निवेश करने के लिए, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पा रही। और हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं खास तौर पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई ऐसे गेम्स में जा रहे हैं, चाहे हम बैटिंग ऐप्स की बात करें, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स आ गए हैं जिसमें कहा जाता है कि आप 2 घंटे में पैसा डबल करें। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये कितनी सिक्योर हैं और क्या ये इस दिशा में जो युवा जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, ये सही दिशा है क्या? बहुत ही वाजिब प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में। ऐप अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक फैंटेसी ऐप कहलाए जाते हैं कि जिसमें वो अपनी टीम को बना करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा एक आपके बैटिंग ऐप होते हैं। बैटिंग ऐप अभी कुछ समय पहले खूब काफ़ी चर्चा में भी रहे। बैटिंग ऐप
प्योरली एक जुआ खेलने का माध्यम है, ऑनलाइन जुआ हम कह सकते हैं, कि जिसमें आदमी कोशिश ये करता है कि एक छोटा सा पैसा लगा करके एक शर्त लगाई जाए जिससे कि वो एक बड़ी पूंजी को वहाँ पे बनाया जा सके। ये बहुत कुछ इलीगल है और सरकार ने इन पे काफ़ी शिकंजा कसा है और आज की डेट में बहुत ही उस पर कानूनी शिकंजा है और इट इज़ लीगली नॉट अलाउड जी। दूसरा होता है एक फैंटेसी ऐप, जैसे आपने देखा होगा कि टीम बना करके एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन या फ्री सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अब स्पोर्ट्स में जनरली युवा निवेश करते हैं और उसमें अपनी टीम बना करके खेलते हैं। जो लाइव मैच होते हैं उसके साथ मिल करके उसके नतीजे आते हैं, तो जितने ज़्यादा वो पॉइंट्स गैदर करते हैं उस हिसाब से उनको क्रेडिट्स मिलते हैं और उसको वो नगद में कन्वर्ट करते हैं। शौक तक ये ठीक है, लेकिन इसको कभी भी निवेश का माध्यम नहीं माना जा सकता। और फैंटेसी ऐप को सिर्फ एक आप अपने शौक को पूरा करने का एक वीडियो गेम का माध्यम मान सकते हैं, लेकिन उसको निवेश मानना पूर्णतः ही गलत होगा। तो यहाँ सावधानी रखनी होगी। ओमनाथ जी ने बड़ी बात बताई है कि फैंटेसी ऐप्स जो हैं यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। हम सीधे लखन जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे, क्योंकि वो एक गीत भी सुना रहे थे, तो सीधे उनका गीत सुनते। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, क्या बात। हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात है, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो गीत की पंक्तियां भी आपने सुनी और यही इंसान बनना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने लखन जी को सुना, और जब ये आवाज़ जो है ना ऑर्केस्ट्रा और पूरे म्यूज़िक सिस्टम के साथ नज़र आती है तो रफ़ी साहब की याद आ जाती है। और रफ़ी साहब ऐसे कलाकार थे जिनको आज भी सुना जाता है तो मन में जो है उनकी याद आ जाती है। और ऐसी ही आवाज़ लखन जी की भी है, और यही कारण है कि बहुत लोग जो है लगातार लखन जी को प्रेम करते हैं और बुलाते हैं। लखन जी से हम और बातचीत करेंगे और गाने भी सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे। लखन जी इसकी तैयारी भी रखेंगे और हम ओमनाथ जी के पास चलते हैं। ओमनाथ जी से समझ लेते हैं कि कैसे वित्तीय प्रबंधन करना है। सर, पेनी स्टॉक की बात भी लगातार आती है कि ये पेनी स्टॉक क्या है, क्योंकि युवा देख रहे हैं हम कि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। जरूदा की बात होने लगती है, एंजल ऐप की बात होने लगती है। वो कहते हैं निःशुल्क आप इसमें जुड़ जाइए और ट्रेडिंग करने लगिए और आपको मुनाफा होने लगे। क्या ये सही है? देखिए, निवेश एक पूरा एक प्रोसेस है। सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से और ट्रेडिंग कर लेने से कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा कमा सके ये संभव नहीं है। आज हम 15 तारीख में बैठे हैं। आज से 3 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में काफ़ी सुधार हुआ और लास्ट 1 महीने से भारत सरकार की एजेंसी सेबी के माध्यम से उनकी चेयरपर्सन ने भी बार बार जनता को आगाह किया कि पेनी स्टॉक और एसएमई सेगमेंट के जो
स्टॉक्स हैं उन पे उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए। और म्यूचुअल फंड्स को भी उन्होंने हिदायत दी थी कि आपके स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर है और बाकी जगह पे एक्सपोजर है वो आप जनता को बताएं, कितने जल्दी आप उसको रिडीम कर सकते हैं और जनता को पैसा दे सकते हैं। और उसी का नतीजा था और करेक्शन एक्सपेक्टेड था और काफ़ी सुधार हुआ। और आज की डेट में पेनी स्टॉक्स या वो स्टॉक्स जिनके वैल्यूएशंस बहुत बड़े हुए थे वो काफ़ी सुधरे और उनमें करेक्शन हुआ। निश्चित रूप से सर करेक्शन हुआ है। रोक रहा हूँ माफी के साथ, एक कॉलर जुड़ गई है, पूर्वा राय जी। बहुत बहुत स्वागत है पूर्वा जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि आज के जो नौजवान हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को हाथ खर्च के लिए पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन उन बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए कि आप अपने जो भी आपको पॉकेट मनी दी जा रही है उसमें से आप बचत करें, पहला प्रश्न। दूसरा ये कि उस पैसे को वो किस तरीके से, कौन सा निवेश एकदम सही है जहां पर जाकर उनकी बचत का संपूर्ण मूल्य मिल सकता है। धन्यवाद। तो सर उमना जी आपसे सीधा सवाल है कि बच्चों को शुरुआत से, देखिए चिंता है अभिभावकों की भी कि किस तरीके से बच्चों को वित्तीय प्रबंधन सिखाया जाए, और यही कारण है कि इस विषय के साथ हम आज आप और को लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब वॉरेन बफेट जी की हिस्ट्री से मिलता है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, 12 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया था। और आप देखेंगे कि जब जाकर के वो 70 साल के हुए तो वो विश्व के एक अमीरों में उनकी गिनती होती थी। वॉरेन बफेट ने निवेश के माध्यम से ही इतना पैसा कमाया, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था 12 साल से लेकर 70 साल 80 साल तक की जर्नी। अगर बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है और उसका एक छोटा सा पैसा अगर वो निवेश प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर वो सेंसेक्स में, निफ्टी में, जो सबसे सेफ निवेश कहा जाता है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन अगर अपनी पॉकेट मनी का इन्वेस्ट करते हैं, तो उम्र के साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उनको बहुत लाभ मिलेगा और वो भी वॉरेन बफेट जैसे बन सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के भी अगर सरकार की पॉलिसी को भी देखेंगे तो उन्होंने निवेश को बहुत ही अच्छे ढंग से लेकर के जनता के बीच तक पहुंचाया। और इसीलिए आज देखेंगे कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री 54 लाख करोड़ की हो गई है। मेरा युवाओं से यही, युवा और जो छोटे बच्चे हैं, जो माँ बाप जिनके लिए निवेश करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि उन्हें शुरुआत म्यूचुअल फंड के माध्यम से करना चाहिए। निश्चित रूप से सर, अगर हम बात करें तो लगातार इस बात को भी कहा जाता है कि वन डे ट्रेडिंग आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर युवा। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही लोगों को पता चलता है कि आज मैंने 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो बढ़ गए 400 हो गए, तो लगातार फिर वन डे ट्रेडिंग की तरफ जो है यहाँ पर युवा इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आता है और पता चलता है फिर बड़ा नुकसान हो गया। एक्चुअल में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो एकदम अलग पहलू हैं। ट्रेडिंग किसी भी केस में निवेश का एक अंग नहीं है। ट्रेडिंग एक हेजिंग का टूल हुआ करता था और वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। एक मध्यम परिवार, एक निम्न परिवार के व्यक्ति को जिसको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसे किसी भी केस में ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में, ब्लू चिप कंपनीज में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उनके पास रिसर्च करने का या ज़्यादा समय नहीं है तो उन्हें हमेशा सलाह दी जाती है कि सेंसेक्स, निफ्टी या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का माध्यम नहीं है। वो हो सकता है कि आपको कुछ देर के लिए खुशी देने के लिए और आपके एंजॉयमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, बट ट्रेडिंग को कभी भी आप इन्वेस्टमेंट समझ करके निवेश करने की गलती कभी ना करें। तो ये सावधानी आपको दर्शकों रखनी है जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हरभजन जांगड़े जी, सीधे उनके पास चलेंगे। हरभजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश। जी सर नमस्कार। आज हम देख रहे हैं आपके दूरदर्शन पर हमारे एक भोपाल की शान मानी जाती है और इनको मिनी मोहम्मद रफी के नाम से भी प्यार से बोलते हैं। ऐसे एलन दांडे जी को हम अभी सुन रहे हैं आपके इस चैनल पर। उनसे मैं कुछ जानना चाहूंगा कि आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और अपने डीडी नेशनल पर कहां से कैसे पहुंचे, यहाँ पर इसका श्रेय वो किसको देना चाहेंगे? जी। बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़े जी आपका। मैं संस्कार सेना के माध्यम से सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगा रहता हूँ, क्योंकि समाज कल्याण बहुत आवश्यक है। तो मैं जिस संस्कार सेना का सदस्य हूँ उसके माध्यम से बहुत ही लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। जी। तो उसी के माध्यम से मुझे आज यहाँ का रास्ता मिला है और मुझे यहाँ आने तक का मौका मिला है। जी, निश्चित रूप से। और संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे की? क्योंकि गीत को गाने से पहले संगीत को समझना होता है, लय धुन को पढ़ना होता है।
एक ऐसा सन 72 में पहली बार आकाशवाणी भोपाल में आया। मैं रफ़ी साहब को गाया करता था भोपाल के अंदर, तो वहीं से पहुँचते पहुँचते बात आकाशवाणी भोपाल तक पहुँची। तो फिर आकाशवाणी भोपाल ने मुझे सन 72 में मुझे बुलाया जी। और यहाँ पर मैंने 15-20 मिनट का एक कार्यक्रम दिया। उसके पश्चात लगातार मैं रफ़ी साहब के नगमे गाता रहा हूँ और ये श्रृंखला अभी भी चालू चल रही है। निश्चित रूप से। तो इस श्रृंखला का एक गीत और आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान क्या बात होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे ज़मानों से, भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। निश्चित रूप से वो नौजवान होगा। दर्शकों, ये गीत लखन जी ने हमें सुनाया है। लखन जी, एक और गीत हम सुनना चाहेंगे जो युवाओं में जोश भर दे, क्योंकि बात देश प्रेम की भी होती है और हम देखते हैं कि जब गीतों की बात होती है, लगातार गीतों के ज़रिए हम संवाद भी करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और जो मन की बात है मन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही कुछ मन की बातें गीत के ज़रिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, क्या बात है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी। निश्चित रूप से साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर साथ बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को भी समझना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को समझने की बात भी है। तो इन्वेस्टमेंट की बात भी थोड़ी सी हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा लखन जी के पास भी चलेंगे और लखन जी से गाने भी सुनेंगे। लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं ओम जी के पास। ओम जी से समझ लेते हैं कि सर, लगातार एक बात और निकल कर सामने आती है कि ऐप्स से जो जानकारी मिल रही है वो क्या पूरी है, या युवा या कोई भी जो वित्तीय प्रबंधन करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसे, वो सिर्फ ऐप के ज़रिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई कॉल्स आते हैं, ऐप्स पर जानकारी आती है और लोक लुभावन वादों में लोग चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने गलत स्टॉक में या गलत जगह इन्वेस्ट कर। आज बिल्कुल ही सही प्रश्न है। इसका एक एक्शन आज से 2 महीने पहले सेबी ने लिया और यूट्यूब के जितने इन्फ्लुएंसर थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे उन पे सेबी ने बैन लगाया, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जिन्होंने मिसलीडिंग जानकारी जनता के बीच में फैलाई थी, तो उन पे बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगाई और उन्हें शेयर मार्केट से उन्होंने बाहर भी किया जी। मैं जनता को एक बात, किसी भी व्यक्ति को ये बताना चाहूँगा कि
किसी भी ऐप के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलती है वो उस व्यक्ति द्वारा दी गई एक इन्फॉर्मेशन मात्र है, वो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और उनके कहने पे कभी भी हमें अपना वित्तीय प्रबंधन नहीं करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी उनके कहने पे नहीं करना चाहिए। आपको रिलायबल सोर्स के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए और अपनी खुद की नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास उतना समय रिसर्च करने का नहीं है तो निश्चित ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकार के माध्यम से सेबी के कंट्रोल में है, उन्हीं के माध्यम से इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। निश्चित रूप से। तो आपको पहले नॉलेज बढ़ानी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है आपको। तो लखन दांडे जी के पास अब हम चलेंगे, एक गीत और उनसे। रंग दे बसंती चोला, क्या बात है। आजादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या बात है, रंग दे बहुत खूब, बसंती चोला। बहुत खूब लखन जी। तो मेरा रंग दे बसंती चोला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ फिलहाल एक वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं तो आज क्या मैं कॉन्फिडेंट, मेरा कहानी खत्म हो गया। ले लेपल लेपल। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। एक खास मेहमान और मेरे साथ जुड़ गई हैं, नुपुर भट्ट जी हैं, नृत्यांगना हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं। क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम बेटियों को खुलकर जीने दो। तो वो खुलकर जीने की जो बात है ना, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे नुपुर जी से कि कैसे खुलकर जीना है और कैसे नृत्य के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्ट कैसे करना है इस पर समझ लेते हैं। ओमनाथ जी शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, ओमनाथ जी के पास चलेंगे। सर, आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई ओमनाथ जी कि आपको पहले समझना होगा, वो एक इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कई बार फ़ोन आता है और पहले गोल्ड में खास तौर पर कहा जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और कई बार लोग भ्रम में आ जाते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है और कई बार तो ऐसे कदम लोग उठा लेते हैं कि जो नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करके, कॉल करके निवेश करने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से अगर आपको संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पूर्णतः फेक है और नकली कॉल है और इनके भ्रमजाल में हमें नहीं उलझना चाहिए। कोई व्यक्ति जो आपको फ़ोन करके किसी शेयर के बारे में टिप दे रहा है, वो भी एकदम गलत जानकारी है, क्योंकि सरकार और सरकारी एजेंसीज इन सब पे बहुत कड़ी नज़र रखती हैं और ये लीगली अलाउड नहीं है। सेबी के दायरे में ये सब चीज़ें नहीं आती कि आप किसी को फ़ोन करके निवेश के बारे में बताइए। तो ऐसे
नकली कॉल से, फ्रॉडुलेंट मैसेजेस से, व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से आपको बचना चाहिए और उनके कहे अनुसार कभी भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। ओटीपी या किसी भी प्रकार की जानकारी उनके साथ में आपको साझा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दर्शकों आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, ये जो है ओमनाथ जी ने बताया है आपको कि कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो वहाँ आपको सीधे ना कोई ओटीपी बताना है और ना सीधे जुड़ना है। जानकारी ले ली और उसके बाद आपको उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करना, उसके बाद इन्वेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ना। तो अब नुपुर जी के पास चलेंगे, नृत्यांगना है और क्यों मैं कह रहा था कि बेटियों को खुलकर जीने दो, तो ये भी आपको समझाएंगे नुपुर की कहानी के जरिए हम। तो सबसे पहले नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर जी, सबसे पहले तो मैं समझना यही चाहूँगा कि नृत्य की तरफ रुझान कैसा है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि हम फिल्मी सॉन्ग्स गाएं या फिल्मी सिंगर बने, डांसर बने, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत की तरफ और नृत्य की तरफ कैसे आपका रुझान आया और आपने सोचा कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना? नृत्य की तरफ जो रुझान था मेरा, बचपन में मेरा भी बड़ा मन होता था कि मैं इन सब गानों पे फिल्मी नाचूं और ये वो। महज 4 साल की थी मैं। घुंघरू बांधने में बड़ी दिक्कत होती थी। जब एक छोटी सी बच्ची के पैरों में, उसके पैर इतने नाजुक होते हैं, आप उसको इतने भारी भारी घुंघरू पहनाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि क्या है यार, मेरे उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो तो बढ़िया नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मेरे डांस क्लास के बाद मेरे पैर इतने दुखते थे और मैं अपनी माँ से कहती थी बार बार कि मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। रोती थी, गाती थी, बहाने मारती थी, बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे छूट नहीं दी। उन्होंने अपना मन बहुत पक्का रखा कि ये रोए गाए, निश्चित रूप से बहाने मारे, लेकिन उसको भेजना है। तो तब मुझे अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा आती थी और आसपास के लोग कहते भी थे कि आप कैसी माँ हैं कि आपकी बच्ची इतना रो रही है, आप फिर भी उसको भेज रही हैं। लेकिन मेरी माँ फिर भी भेजती थी। दूसरी बात ये कि 2-2 घंटे क्लास के बाद जब मैं घर पे आती थी तो फिल्मी गानों पे जब मैं नाचती थी तो मेरी गुरु मुझे बहुत डांटती थी। एक बार मेरी गुरु ने मुझे देख लिया था कि मैं क्लास में ही नाच रही हूँ एक गाने पे, और फिर उन्होंने मुझे बेहद डांटा था, बहुत डांटा था उन्होंने मुझे। क्योंकि बचपन से ही अगर आपको सिखाया जाता है कि अपनी जड़ें मजबूत रखनी है, अपने संस्कृति से जुड़े हुए रहना है, तो आपको आसानी होती है। तो बचपन में ही वो हो गया था। फिर एक उम्र के बाद 12-13 साल के बाद मेरा खुद ही मन नहीं हुआ कि मैं उस क्षेत्र में जाऊं या ऐसे गाने पे डांस करूं। फिर मैं कभी कोई मुझसे कहता भी था कि आपको इस गाने पे डांस करना है तो मैं कहती थी कि नहीं, मेरा अपना शास्त्रीय संगीत लगा निश्चित रूप से फिर प्रेम हो गया था ना संगीत से, लेकिन तपस्या बड़ी की। और नुपुर की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ जैसा कि नुपुर बता भी रही थी कि उनकी माँ ने उनको जो है इस काबिल बनाया कि उनको नृत्य में आगे जाना है, लेकिन सिर्फ नुपुर डांस नहीं करती, शास्त्रीय संगीत से जुड़ाव नहीं है। उनको बुलेट क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि लड़कियों को कहते हैं कि गाड़ी चलाने जिस दौर में नहीं मिलता उस दौर में बुलेट से रफ्तार पकड़ती हुई नुपुर भी नज़र आती। तो नुपुर ये कहानी कैसे, क्योंकि आपने तो ये कहा कि माँ का बहुत प्रेम मिला, गुस्सा भी मिला और माँ की ज़िद ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि लड़कियों को घर में ही रखना है, ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, और पढ़ा भी दिया तो बुलेट तो नहीं, एक्टिवा तक ठीक है। तो फिर बुलेट का सफ़र तो कितना किसका सहयोग मिला इसमें? इसमें पापा का सहयोग मिला। अब या इस वाली कहानी में पापा मेन कैरेक्टर हो गए, क्योंकि मैं जब 9th क्लास में थी तो मेरे एक दोस्त की बाइक थी बहुत अच्छी, रॉयल, ये वही बाइक थी जो अभी मेरे पास में है जी। तो मैं उस बाइक पे बैठी और मैंने उस बाइक का स्टैंड हटाने की कोशिश करी। हाँ। तो मेरे दोस्त ने बोला कि बाइक चलाना तो दूर है, तुम्हें स्टैंड हटा लो, तुम वही बहुत है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। हाँ। मैं घर पे गई अपने पापा के पास, मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। ऐसा ऐसा कहा है। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है फिर चलो, और उसी दिन से मेरे पापा ने मुझे एक छोटी हल्की बाइक से जो हमने चालू किया था, हाँ। शुरुआत की हमने उस छोटी बाइक से,
और फिर 12th में आके मेरे पापा ने कहा कि अगर 12th बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ले आती हैं, हाँ। जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चों को रिश्वत देता है थोड़ी हाँ। सी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर 12th बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपको दिला देंगे हम रॉयल इनफील्ड, वही वाली गाड़ी जो मेरी पसंदीदा है। तो मैंने खूब मेहनत करी और पढ़ लिख के मैं अच्छे मार्क्स ले आई। तो मुझे जैसे ही बाइक मिली मैं बड़ी खुश हो गई और फिर तब से लेके आज तक मैं उसी पे घूमती हूँ। और ये दो मेरे जीवन के दो साइड्स हैं कि एक साइड बहुत सॉफ्ट है और एक साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइक चलाने से नज़ाकत जो होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा डांस में ये और वो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये दोनों साइड बहुत अपार्ट है। मेरे निश्चित रूप डांस से। में जो सॉफ्टनेस होती है, मेरे बाइक में आपको वही हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस और स्टिफनेस निश्चित रूप से दिखेगी। और यही नुपुर की खासियत है और यही हम बात कर रहे हैं कि अगर बेटियां चाह लें या महिला चाह ले तो हर वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे भी हम नुपुर से समझेंगे कि किस तरीके से उनकी ये यात्रा रही और आगे वो क्या करना चाहती हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की भी कर रहे हैं और जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो उसमें सबसे पहला जिक्र आता है महंगाई। और इस महंगाई का सामना करने के लिए ही लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके खोजते हैं कि कैसे भी करके अर्निंग बढ़ जाए, अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद बढ़ जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़रूरी है। तो वो महंगाई से कैसे पार पाएँ, ये भी ओमनाथ जी से हम समझ लेते हैं। ओमनाथ जी, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अभी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 20 साल बाद कम से कम जवानी नहीं तो बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। देखिए, महंगाई एक डायबिटीज़ की तरह होती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो आपके पैसों को खोखला करती चली जाती है। महंगाई से आपकी परचेजिंग पावर कम होती है। सपोज करिए आज आपके पास में 10 लाख रुपए हैं और आप एक कार खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही 10 लाख रुपए लेकर के आप जाएंगे तो आप कार नहीं खरीद पाएंगे। 10 लाख ही है। महंगाई उसे कहते हैं। शायद आप उस जमाने की 5 लाख रुपए की कार भी ना खरीद पाए। महंगाई सरकारी आंकड़ों में 6 से 7% के बीच में भारत में महंगाई दर रहती है, लेकिन आज का जो जीवन शैली है जिसमें मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप हैं और विभिन्न लग्जरी की सुविधाएं शामिल हैं, तो महंगाई आपकी 9% पे जाकर के बैठती है कि कम से कम बिल्कुल सर, 9% तो आपकी महंगाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ में है। तो आपको ध्यान रखना है कि 9% का आपको रिटर्न किसी भी केस में आपके निवेश पर मिले, तब जाकर के आपका 20 साल बाद का जो सफ़र आपने जिक्र किया वो अच्छे से हो पाएगा। इसके लेकिन बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बोला जाए तो म्यूचुअल फंड में बैलेंस एडवांटेज फंड के माध्यम से एक सेफ इन्वेस्टमेंट अगर व्यक्ति करते हैं तो वो टैक्स एफिशिएंट एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें वो महंगाई को बीट करते हुए अपने निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, आपने कहा बैलेंस करने की बात है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एसआईपी क्या होता है? आजकल बड़ा चलन में हर व्यक्ति कहता है कि आप छोटे से अमाउंट के साथ एसआईपी कर सकते हैं, और युवा खास तौर पर कहते हैं कि जो हमें पॉकेट मनी मिल रही, क्योंकि पहले हम एक देखते थे घरों में गुल्लक हुआ करती थी, उसमें इन्वेस्ट कर दिया और 5 साल बाद फोड़ लिया। तो ठीक उसी तरीके से भी क्या एसआईपी है कि जो युवा चाह रहे हैं वो एक अमाउंट में या उनके अभिभावक बच्चों के लिए वो पैसे जमा कर सकते हैं? बिल्कुल, एसआईपी एक निवेश करने का एक माध्यम है जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट जो जिसकी शुरुआत आप 100 रुपये महीने से कर सकते हैं से लेकर के आपकी इनकम के किसी भी अंग तक आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। महंगाई को बीट करने के लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है, और वॉरेन बफेट की भाषा में इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा गया है और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है जी। कि अगर आप पुराने एसआईपी के जो निवेश हैं और उसके रिटर्न्स आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से निवेश ने करोड़ों की दौलत निवेशकों को बना के दी है। छोटा सा अमाउंट 100 रुपये प्रति माह किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, बच्चों की पढ़ाई को निर्धारित करते हुए, शादी को ध्यान में रखते हुए, खुद के रिटायरमेंट को ध्यान रखते हुए अगर करते हैं तो एसआईपी से एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एसआईपी हर महीने किसी भी अमाउंट से 100 रुपये से शुरू की जा सकती है। इससे पहले भी जब आपने पूछा था कि युवाओं को पॉकेट मनी मिलती है तो क्या करना चाहिए, उस पॉकेट मनी का एक छोटा सा पैसा एसआईपी में उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट तरीका है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी है, और यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगामी समय में, भविष्य में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वो कितने टाइम के लिए करना ये भी हम ओमनाथ जी से समझेंगे, लेकिन हमारे साथ नुपुर जी भी हैं, नित्यांगना है,
और कम समय में कई सारे गोल अचीव जो है नुपुर ने किए हैं, और डांस के साथ साथ पढ़ाई भी, फिर बुलेट भी, तो बहुत सारे शौक जो हैं वो कहते हैं ना एक ही पैकेज में पूरा पटाखा जो है इन्होंने अपने दिमाग में सजो कर रखा है। तो उस कैसे उन्होंने सजोया है नुपुर से समझते हैं। नुपुर, बहुत चैलेंजिंग होता होगा, पढ़ाई भी करना है, डांस भी करना है, और उसके बाद शौक मतलब हॉबी बुलेट भी चलाना है। तो सवाल यही है कि टाइम कैसे आप मैनेज करती थी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जैसे कि आप बता भी रही थी कि डांस करके आए, पैर दुख रहे हैं और फिर पढ़ना भी है, टॉप भी आना है, तभी फिर पापा बुलेट दिलाएंगे। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो युवा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट का सवाल तब उठता जब डांस मेरे लिए एक गोल होता कि ये चीज़ तो है ही। मेरे साथ ऐसा है कि डांस पढ़ाई से जब मैं थक जाती हूँ, जब पूरा स्ट्रेस हो जाती हूँ, एकदम दिमाग चारों ओर से एकदम थक चुका होता है, तब मैं जाती हूँ डांस की ओर। और डांस में 1 घंटा 2 घंटा उसका कोई टाइम नहीं है जी। मेरा मन जो होता है मैं हमेशा वहीं जाती हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, मन की बातें ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मन की बातें ही सुनती हूँ। और पढ़ाई का एग्ज़ाम्स जब होते हैं स्पेशली, तब तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस एक रात पहले तो मैं ज़्यादा डांस करती हूँ स्ट्रेस में ज़्यादा डांस। हाँ, मैं स्ट्रेस में ज़्यादा डांस करती हूँ और डांस से मेरा स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट मेरी जो मम्मी है वो मेरे पापा से बड़ी चिंता में कई बार कहती हैं कि यार इसका एग्ज़ाम है, कर लिए 3 घंटे यहाँ पे डांस करिए, इसका क्या होगा। और वो जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो पढ़ाई में जो मन लगता है वो बहुत स्थिर होता है, तो उसके बाद अगले दिन मेरा एग्ज़ाम और अच्छा जाता है। तो अगर वो आपका शौक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट फिर आपके लिए कोई टास्क नहीं है, फिर टाइम आप उसके लिए निकाल ही लेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको यही देखना है और तय करना है कि अगर आपको अपना शौक पूरा करना है, पढ़ाई भी करना है, तो कैसे नुपुर ने जो है अपनी सोच के ज़रिए ख़ास तौर पर कि जब उन्हें लगता था कि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई, स्ट्रेस हो रही है, तो अपनी हॉबी को, उस स्ट्रेस को दूर करने का तरीका बना लिया। और यही कारण है कि आज वो डांस भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हॉबी को किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ये भी नुपुर ने बताया हमें। नुपुर के पास दोबारा लौटेंगे, ओमनाथ जी के पास चलते हैं। ओमनाथ जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बात स्ट्रेस की हो तो यहाँ नुपुर जो हमारे साथ हैं वो भी बता रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डांस कर लिया, लेकिन मार्केट में जब एकदम से गिरावट आती है ना तो वो स्ट्रेस मैनेज नहीं होता। तो वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि कैसे आपको वो स्ट्रेस लेना ही ना पड़े, आप कैसे शेयर मार्केट में प्रॉपर रूप से छोटे इन्वेस्टर के रूप में छोटा मनी लगा के पैसे अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर कैसे आपको ये फ़ायदा भी मिल सकता है कि अगर हम बात करें कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ठीक रहता है? बिल्कुल, जैसे नुपुर ने कहा कि वो जब भी वो स्ट्रेस में होती हैं तो वो डांस करती हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। वैसे ही एक निवेशक जिसको महंगाई का भी स्ट्रेस है, उसको अपनी पैसे को भी ग्रो करना है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आम नागरिक के लिए शुरुआत करने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिसमें एक छोटा सा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, एक बड़ा पोर्शन उसमें फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में यूज किया जाता है। प्रोफेशनल कंपनीज हैं, प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो उनके स्ट्रेस का ध्यान रखते हैं। आम नागरिक जो खुद से ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड है। सीनियर सिटीजन के लिए जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, एक नया निवेशक जो अभी मार्केट में नया आया है वो बैलेंस कैसे करे। थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस एडवांटेज फंड एक वो फंड है जिसमें वो मार्केट महंगा होने पे फिक्स्ड इनकम कैटेगरी जहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है उस पोर्शन को बढ़ा देते हैं और इक्विटी के पोर्शन को कम कर देते हैं, लेकिन जब मार्केट सस्ता होता है तो वो इक्विटी के कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं और फिक्स्ड इनकम को कम कर देते हैं, जिससे आपको रिटर्न बहुत बेहतर मिलते हैं। तो रिटर्न आपको बेहतर मिल सकता है। यही छोटी छोटी सावधानियां दर्शकों आपको रखनी है जो ओमनाथ जी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट ज़रूर करें लेकिन सावधानी के साथ, और ये सावधानी अगर आपने रख ली तो आने वाले भविष्य में आप महंगाई को पार पा सकते हैं। और यही कारण है कि आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। नुपुर भी मेरे साथ बनी हुई है और नृत्यांगना भी हैं, पढ़ाई भी करती हैं और कई सारे सेक्टर्स में काम भी कर रही हैं। तो नुपुर से समझ लेते हैं कि अब आगे क्या करना है,
कि 2 शौक थे जो उनके वो पूरे हो गए, लेकिन अब BA LLB की पढ़ाई कर रही हैं और अब आगे क्या करने का उन्होंने सोचा है। तो सीधे नूपुर के पास चलेंगे। नूपुर, नृत्यांगना का सफ़र और उसके बाद बुलेट पर आ गए और उसके बाद अब BA LLB की तरफ झुकाव, तो कुछ सोचा है? क्योंकि अभी तो नूपुर ये कह रही है कि मैंने सोचा नहीं, मैंने तो डांस किया और उसके बाद पढ़ाई भी की। अब भविष्य में क्या करना है? बाय प्रोफेशन डांस की तरफ जाना है या जो आप एजुकेशन ले रही हैं उस दिशा में आगे बढ़ना है? जो एजुकेशन ले रही हूँ उस दिशा में आगे जाना चाहूँगी। उसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपका जो शौक होता है, जब वो शौक काम हो जाता है, जॉब हो जाती है जब वो एक, तो फिर वो वही 9 से 5 नौकरी, फिर उसका जो जुनून, जज्बा, जो इच्छा होती है आपके अंदर, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी मेरे मन के मुताबिक सब चल रहा है, तो डांस की तरफ मेरे मन का रुझान बहुत ज़्यादा है। जिस दिन ऐसा होगा कि मुझे उस चीज़ के लिए भी एक वो होगा कि नहीं आपको इतने से इतने घंटे डांस करना ही है तो फिर मुझे लगता है कि डांस के प्रति मेरा रुझान भी शायद ख़त्म हो जाए और 2-4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होनी चाहिए जो निस्वार्थ हो, मतलब जिसका कोई स्वार्थ ना हो। तो डांस को मैं पैसे कमाने का ज़रिया बनाना नहीं चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ सिर्फ मेरी हो, मेरे शौक के और अपनी ठीक है। इच्छा निश्चित के रूप लिए। से एक कॉलर जुड़ गई हैं, कामिनी जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी, सवाल पूछिए। हाँ नुपुर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको कथक सीखने में कितना समय लगा? इतने पारंगत हो गई हैं आप, तो इसमें आप लगभग कितने सालों से सीख रही हैं? कथक मैं सीख रही हूँ पिछले 16 वर्षों से और मैं 22 वर्ष की हूँ अभी, तो 16 वर्षों से सीख रही हूँ मैं कथक। नहीं, कथक तो सीख रही हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि हॉबी है, शौक नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो शौक हो और अगर हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बेहतर भविष्य भी होता है। कई लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी चाहते हैं, जैसे कामिनी जी ने भी कहा कि आप जब से सीख रही हैं तो वो प्रेरणा ले रही हैं, तो कई आपको लगता है कि इसमें भी एक बेहतर कैरियर हो सकता है? अगर हम बिल्कुल हो सकता है। आजकल कैरियर कहाँ नहीं है, आपका शौक जहाँ है, आजकल अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी ज़्यादा हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप उस चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं उस चीज़ को सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए रखना चाहूँगी थोड़ा चकाचौंध से हट के रखना चाहूँगी अपने लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें दर्शकों, तो शौक भी शौक होता है और ये शौक भी देता है और खुशी भी देता है हमें। और ये हमारा सजीव फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है और आप जो हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क करके हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, सवाल है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और हर बार हम आपको इन नंबर्स के ज़रिए जो है अलग अलग विषयों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं, अलग अलग विशेषज्ञों से बात कराते हैं। और आज भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप इन नंबर पर कॉल करके सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। और हर बार जो है इस कार्यक्रम के ज़रिए, इन नंबरों के ज़रिए हम आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ओमनाथ जी के पास चलेंगे और ओमनाथ जी से समझेंगे, क्योंकि बैलेंस की भी बात हो गई, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर ख़ास तौर में जो लोग हैं उनके मन में कई भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है तो 4 जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से डरते हैं। सर, एक डर भी लोगों के मन में है इन्वेस्टमेंट को लेकर? हाँ, बहुत ही सही बात है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के डर है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में आती हैं वो विभिन्न सोर्सेज से आती हैं। अड़ोसी पड़ोसी, प्रोफेशनल कलीग्स और जो भी साथ में बैठे हुए ऑफिस में साथी हैं वो सभी आज की डेट में जानकार हो जाते हैं। तो इतनी जगह से जब इन्फॉर्मेशन आती है तो डिसीजन मेकिंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी। तो किसी वित्तीय प्रबंधक की अगर सलाह लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट एक साधन है जिसमें 7% का रिटर्न अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, सबसे सेफ एक साधन है। जिसमें टैक्स लगता है तो टैक्स कटने के बाद लगभग 5% आपको रिटर्न मिलता है। और हमने बात करी थी कि महंगाई 9% है, तो 5% से 9% का अगर कोई सफ़र है तो आप किसी अच्छे वित्तीय प्रबंधक से अगर बात करेंगे तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप कैसे उस सफ़र तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज एक आम निवेशक के लिए
सबसे बेस्ट है कि वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में एंट्री करें, जिससे कि उनका रास्ता सुलभ हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट एक इंडस्ट्री निश्चित है। रूप से सर, कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री ये है। लेकिन अब कार्यक्रम की क्योंकि हम अंतिम बेला में हैं, तो जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे वित्तीय प्रबंधन पे? वित्तीय प्रबंधन पे मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आपको जैसे खाने की एक थाली होती है और उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, वैसे आपके इन्वेस्टमेंट में भी विभिन्न प्रकार के आइटम होने चाहिए। उसमें रियल एस्टेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट भी होना चाहिए, और सभी प्रकार की चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। अपना इन्वेस्टमेंट आप टारगेट बेस्ड बनाइए। बिना टारगेट के, बिना गोल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बैलेंस बिगड़ता चला जाएगा। टारगेट बेस्ड थाली अपनी इन्वेस्टमेंट की आपको बनाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सर स्पेशल थाली अगर आपने तैयार कर ली तो जीवन जो है आपका स्पेशल हो जाएगा। तो दर्शकों, बड़ी टिप जो है ओमनाथ जी ने दी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, और लगातार सर ऐसे ही वित्तीय प्रबंधन की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, और आज इस कार्यक्रम के जरिए भी आप तक पहुंचाई है। और हम नुपुर के पास चलेंगे। नुपुर भट्ट नृत्यांगना है। नुपुर जी, अब बात तो आपके पूरे कैरियर की भी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बेटियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, कि चुनौती कई सारी होती हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली थी कि ऐसे अभिभावक मिले कि माताजी का सपोर्ट मिला, डांट मिला, पिताजी का भी सपोर्ट मिला। लेकिन जो बेटियां हैं जिनको कहा जाता है कि आप रुक जाइए, आपको नहीं लगता कि उनको आगे बढ़ने के लिए जज्बे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। मेरा उन सब के लिए मैसेज है कि रुकना मत। रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन रुकना मत, बंधना मत, गिरना, चोट खाना, पर रुकना मत। जैसे 12th क्लास के बाद सेकेंड ईयर में एक बार मैं बाइक से एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मुझे भयंकर चोट आई थी। और उसके बाद मेरी जो माताजी हैं वो इतनी घबरा गई थी, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। तो उनका कहना ये था कि नहीं नहीं, आज के बाद तुम ये सब छोड़ दो, अब आज के बाद तुम्हें मेरी कसम है कि तुम बाइक को हाथ नहीं और वो सब। तो उन्होंने थोड़ी रोक टोक लगाई, पर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये 4-5 महीने की बात है, घाव भरते ही वापस चालू हो जाना। तो मैं रुकी नहीं। मैंने कहा मम्मी सॉरी, लेकिन एक बार चोट खाने से ऐसा तो नहीं है कि उस चोट और उस जख्म के चक्कर में मैं ज़िंदगी भर कि मैं बाइक चलाना ही छोड़ दूँ, सिर्फ उस चोट के चक्कर में। तो ऐसी चोटें तो आप खाएंगे, बहुत खाएंगे, और अच्छा है, खानी चाहिए। क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी बाइक के बारे में और अपने ड्राइविंग स्टाइल के बारे में भी बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया कि ठीक है भैया, इस रोड पे इस स्पीड से ज़्यादा नहीं, और ये सब। तो चोट सिर्फ एक सीख है, और सिर्फ आप उसको सीख के तौर पे लीजिए। लेकिन जिस काम पे आप हैं, जिस रास्ते पे हैं, सिर्फ एक बार गिर के या एक बार ठोकर खा के वो रास्ता छोड़ना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो नुपुर ने बड़ी बात कही है, और उम्र कम है लेकिन नुपुर के इरादे भी बड़े हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि आपको रास्ता नहीं छोड़ना है, परेशानी आएंगी, मुश्किल आएगी, लेकिन आपको उस रास्ते पर बने रहना है, डटे रहना है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है और आपको रूबरू कराया है 3 अलग अलग शख्सियत से। अगली बार फिर हम ऐसी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।